कोई भी फंक्शन मान लो बनाया हुआ है, m1 कोई फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या किया, एक लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक। ऐसे एक ये लूप लगाया होगा, इसी के अंदर एक और तुमने लूप लगाया होगा, हो सकता है कि आपने लगाया हो फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, ठीक, j प्लस प्लस, ऐसे करके एक लूप लगाया हुआ, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये मान लो फंक्शन बंद हो गया, ये फंक्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n 0 से n तक इस लूप में चला है, 0 से n तक इस लूप में चला है, तो मान लो ऑर्डर ऑफ n ये है और ऑर्डर ऑफ n ये है, ठीक। अगर इसको प्लस करोगे तो यानी कि 2 हो जाएगा। तो मैंने बोला ना कि हम कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो इनको दोनों को हम मिला करके ऑर्डर ऑफ n ही कह सकते हैं, ठीक है। इनमें से जो मैक्सिमम हो, मैं पहले बता भी चुका हूँ स्टार्ट में कि अगर प्लस में कोई भी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी आ रही तो उन दोनों में सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसको हम लोग यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका हो गया। और दूसरा और भी हो सकता है कि मान लो कि यहीं पे, ठीक है, एक तो तुम्हारा ये हो गया, एक और लूप चला था तुम्हारा, इसी लूप को ही मैं बता दूं। पहला लूप i लेस देन n तक चला था, i प्लस प्लस था, और दूसरा लूप मान लो, दूसरा लूप आपका j इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, j इज इक्वल टू j इंटू 5, ऐसे करके मान लो चल रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट कुछ ऐड हो रहा है, या c कर देते हैं, यहाँ पे हमने c कर दिया, तो यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, इसकी ऑर्डर ऑफ n हो गई और इसकी क्या हो गई, आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसीलिए, ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, log n हो गई। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, log n, अभी भी log n ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब जो इस दोनों मान लो मल्टी लूप ऐसे बने हुए हैं, जो भी बड़ा होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे, मैं पूरे फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मैथड की कॉम्प्लेक्सिटी, टोटल मैथड को कैलकुलेट एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा ऑर्डर ऑफ n ही रहेगा, ठीक है। एक तक और भी हो सकता है, और भी देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। अब मान लो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक। मान लो ये लूप तुम्हारा ऐसे था, ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर एक और लूप हो गया फॉर इंट x इज इक्वल टू 1, ठीक। यहाँ पे भी 1 से ही होगा, तभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1 और x लेस देन समथिंग, मान लो लेस देन j, ठीक, और x प्लस प्लस, ऐसा करके मान लो, ठीक। यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, 1 से j इक्वल टू j प्लस 1, ऐसा था मान लो, ठीक। अब j इक्वल टू j प्लस 1 था, और ये तुम्हारा लूप था, ये लूप, इसकी बॉडी ये हो गई और इसकी बॉडी ये हो गई क्लोज, ठीक। तो ये एक इनर लूप है, मतलब एक ये लूप है, इसके अंदर नेक्स्ट लूप एक और इनर लूप है ये, ठीक है। ये हमारा सिंगल है, तो इसकी बॉडी मान लो ये स्टार्ट हुई, यहाँ पे बंद हो गई, यहाँ कुछ कुछ आपने नोट कर लिया। ये लूप था, इसके अंदर एक दो लाइनें हुई, इसके अंदर लाइनें हुई, यहाँ पे बाहर भी लाइन हो सकती है, तब ये पूरा क्लोज हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी अगर कैलकुलेट करोगे तो इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, पूरा ऑर्डर ऑफ n है, ठीक। और इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस लूप की, इसकी ऑर्डर ऑफ n है, ठीक, बट इसके अंदर भी ऑर्डर ऑफ n है, ठीक, ये ऐसे। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एक्चुअली हो गया, क्यों, पूरा ओवरऑल इसकी पूरे, क्योंकि ये जो लूप है, इस लूप के अंदर एक और लूप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसके पर निर्भर करती है, ये कितना चल रहा है, अगर ये कुछ वेरिएबल चल रहा है, ये कुछ वेरिएबल चल रहा है, उनका हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक। इसको हम हटा करके क्या कर दें, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। जब हमारा एक लूप मान लो बना है, उसके अंदर भी एक और लूप है, तो हम ये कितने तक चला, मान लो n तक चला, ठीक, ये n तक चला, बट ये कितना चल रहा है, j, मान लो कि j हमारा 1 पे था, ठीक है, x बराबर 1
आई एक्स बराबर 0 मान लो, ठीक, एक्स बराबर 0 है, ठीक, पहले 0 मान लेते हैं, एक्स बराबर 0, एक्स लेस देन जे 1 है तो एक बार ये चल जाएगा, ठीक है, 0 पे तो चलेगा और 0 पे चल जाएगा एक बार, ठीक है। अब जे अगर 2 हो जाएगा, ठीक है, जे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तब ये 2 बार चल जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा तो ये 2 बार 3 बार चल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसके एक बार चलने पे ये एक बार चल रहा है, इसके 2 बार चलने से ये 2 बार ये मान लो एक अगर इसकी वैल्यू 2 हो जाती है तब ये 2 बार चल जाता है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 3 हो जाती है तो 3 बार चल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अगर मान लो इसकी यहाँ पे 1 था तो ये इसके 3 था ये, तो इसके अंदर ये 3 बार चल गया, जबकि ये भी 3 बार चल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये यहाँ पे क्या हो जाता है, एन स्क्वायर एक्चुअली हो जाता है, ये है ना, ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। बट इन दोनों में देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ एन और एन स्क्वायर में कौन बड़ा है, एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये याद रखना कि जब नेक्स्टर लूप होता है इसमें मोस्टली एन स्क्वायर, बट डिपेंड करता है कि लूप चल कैसा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जे तक चलाया है ना, इस हिसाब से, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है इसकी है, एन ये है तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, टोटल इस ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी मानेंगे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही मानेंगे। तो नेक्स्टर वाला मैंने ये बता दिया आपको। अब अगर मान लो, ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ऐसे ही, देखो ऐसा ही और भी मैं क्या करता हूँ कि ये जो तुम्हारा नेक्स्ट लूप लगा हुआ है, ठीक है, एक लूप ये इसके अंदर एक ये लूप, ऐसे और भी लूप लगे हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैं सारा कुछ बताना नहीं चाहता बार बार लिख करके। ये जो बना हुआ हो सकता है और भी कहीं बने हो, तो मतलब कहने का आपको मैं बता दिया कि अलग अलग ब्लॉक्स, ये पूरा अलग ब्लॉक कोड लूप है, ये अलग है एकदम से, आगे भी कुछ ऐसे करके हो सकता है। तो उन सभी में आपको जो सबसे बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी मेथड की होगी, ठीक है, ये है। इसके बाद में मैं कुछ एक्चुअली रिकर्सन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मोस्टली वैसे रिकर्सन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, उसका, क्योंकि वो एक्चुअली रिकर्सन जो वर्क करता है वो एक्चुअली ट्री की तरीके से वर्क करता है, ब्रांचेज की तरीके से वर्क करता है। जैसे कि मान लो मान लो टी हमारा कोई भी मान लो टी स्टार्ट हुआ यहाँ से फंक्शन, है ना, टी से, फिर यहाँ से कुछ अब डिपेंड करता है आप कैसे उसको रिकर्सन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कि मान लो कोई आपने फंक्शन बनाया, स्टार्ट से चलते हैं, m1 हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपने n पास कर रखा है, इफ यहाँ पे लिखा इफ n लेस देन 0 रिटर्न कर दो 0, ठीक, इसकी ये बॉडी जरूर बनाना, इफ n ग्रेटर n बराबर 1 है तो रिटर्न कर दो 5, ठीक, 5 ये हो गया। अब मान लो, अब डिपेंड करता है यहाँ पे रिकर्सन कॉल कैसे कर रहे हो। मान लो एक तो तरीका ये है कि f यहाँ पे m1 n-1 ऐसे भी कर की जरूरत होती है, कभी कभार n-1 करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं n-1 करते हैं। तो मतलब पहले अगर n की वैल्यू बराबर n बराबर अगर 5 है मान के चलते हैं, ठीक है, n बराबर अगर 5 है तो ये कितने बार चलेगा, ठीक, पहले इस पर कैलकुलेट करते हैं धीरे से। तो अब मैं एक चीज मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ, n5 यानी कि f5, ठीक, फिर ये चलेगा किस पे, कितने चलेगा, एक बार है ना, यहाँ पे आएगा तो n f क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा f, यहाँ पे यहाँ ये आया, फिर ये इसको कॉल करेगा 4 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद में ये 4 आ गया, 4 से फिर कॉल करेगा 2, 4 के बाद 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, और 3 के बाद में फिर ये नीचे आएगा, 3 के बाद में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा,
2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 1 पे ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 है तो 1 पे रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो 1 है ना, इसमें अब ये 1 पे तो रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे क्या F2 जो है, यहाँ पे 2 के बाद में 1 पे कॉल करेगा, सही है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए, जो 3 है, 3 को 2 करके भी कॉल करेगा, 3 को 2 करके भी कॉल करेगा। ये 3 वाला, अब ये मान के चलो 3 पैरामीटर में पास हुआ है, ठीक है। तो 3 जब पैरामीटर में पास हुआ होगा तो ये क्या करेगा, 2 भी कॉल करेगा, इसके बाद में ये 1 को भी कॉल करेगा, ठीक है। ये फंक्शन 1 को भी कॉल करेगा, ठीक है। इस तरीके से ब्रांच, एक्चुअली ये क्या है, बहुत बार कॉल कर, ये जो है 4 है, 4 जो हमारा है, ये 3 को तो कॉल कर चुका, 3 की वैल्यू लेकर कॉल कर चुका, ये 2 वैल्यू लेकर के कॉल करेगा, है ना। और 1 की वैल्यू लेकर के भी कॉल करेगा, है ना। फिर बाद में ये जो 2 है, ये भी 1 की वैल्यू लेकर के भी कॉल करेगा, है ना, ऐसे करके। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल टाइप हो जाता है। अब ये 5 है, जो 5 4 की वैल्यू लेकर के तो कॉल कर चुका है 5, ये जो हमारा 5 आया वैल्यू, ठीक है, 5 जो वैल्यू आया, अब यहाँ पे 5 आया, ये किया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, 4 वैल्यू गया, ठीक। इस प्रकार से ये वर्क करता है ना। नहीं यार, मैं ये थोड़ा, ये मुझे लगता है मैं सही नहीं बता रहा हूँ, क्यों। ये अगर फंक्शन मान लो एफ एन है, ठीक है, एक एक करके वैल्यू रिड्यूस कर रहा है ना। तो कितने बार चलेगा अगर हम निकालना चाहें, अगर n बराबर 5 है, अगर मैं प्रॉपरली फंक्शन अगर कॉल करवाएं, ठीक है, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा था, मैं एक बार एक्चुअल में इसको मैनुअल इटरेशन कर ही लेते हैं, तभी क्लियर होगा, ठीक। मान लो F5 वैल्यू आया, ठीक, हमने एक बार यहाँ पे कॉल किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक बार इसको कॉल किया हुआ है। इसके बाद में ये फंक्शन मान लो था हमारा, इसके अंदर ये f कैलकुलेट हुआ 4, तो अब ये फंक्शन 4 को कॉल करेगा, किसको करेगा, 4 को करेगा, तो F4 हमारा ये हो गया, ठीक, ये 4 को करेगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, है ना, ये F5 फंक्शन कॉल हुआ, इसके अंदर फिर 4 को कॉल करेगा, 4 मेथड दोबारा कॉल होगा, तो F3 आ जाएगा, ठीक है, 3। अब ये फंक्शन 3 को कॉल करेगा, तो मान के चलते हमने 3 बना रखा है यहाँ पे, F3। अब इसके अंदर n-1 फिर हो जाएगा, यानी कि F2 को कॉल करेगा, ठीक। फिर 2 को कॉल करने के बाद में फिर यानी कि अब एक फंक्शन फिर 2 वाला कॉल होगा, ठीक। इसके अंदर फिर ये क्या हो जाएगा, F2 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक, 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। और 1 पे फिर 1 वाले को कॉल करेगा, ये कैसे करेगा, F1 को कॉल करेगा, है ना, यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे ये जब 1 वैल्यू आएगी तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक, फिर नीचे कॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब ये काउंट करो कितने बार हुआ, एक ये कॉल हुआ, एक ये कॉल हुआ, फिर ये 2 कॉल हुआ, ठीक, 2 कॉल हुआ। इसको मैं पूरा रिकर्सन आपको समझा रहा हूँ, 1 कॉल हुआ, 2 कॉल हुआ, 3 कॉल हुआ, ये 4 बार कॉल हुआ, फिर यहाँ से 5th बार कॉल हुआ। लेकिन अभी इतना ही नहीं है, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं, जूम इन करता हूँ, सॉरी, ठीक। अभी इतना ही नहीं, अब इसमें एक चीज और प्रॉब्लम है कि जब ये यहाँ से 1 रिटर्न करेगा, ठीक है, अब यहाँ से वापस चलना शुरू करेगा, क्या करेगा, फिर ये वापस कॉल रिटर्न होगा यहाँ से, फिर यहाँ से जब जैसे वैल्यू रिटर्न होगी फिर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हुई है, आपने क्या किया होगा यहाँ पे, मान लो, अब डिपेंड करता है ना आपने यहाँ पे किया क्या है, ये n-1 कॉल किया है, ठीक है। कॉल करने के बाद कुछ तो इसका रिटर्न का रीजन होगा ना, F1 कॉल करके आपने क्या किया होगा, मान लो वैल्यू n असाइन किया होगा, इंट x वैल्यू असाइन करके रिटर्न मान लो किया आपने, रिटर्न x को कर दिया आपने, ठीक है, x को रिटर्न कर रहे हैं।
यानी कि जब दोबारा अब यहाँ पे आ गए, ठीक, यहाँ से वैल्यू मान लो 1 रिटर्न होके आएगी, तो यानी कि x में 1 आ गया, ठीक, x में 1 आ गया और 1 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, फिर ये वापस आएगा यहाँ पे, ठीक, x फिर यहाँ से। लेकिन एक चीज बताऊं, ऐसे करके तो करोगे तो फिर एक्चुअली बताऊं, मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम प्रॉपरली लिखा नहीं है, इसलिए समझाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैंने आपने डायरेक्ट असाइन ही कर दिया तो ये वैल्यू अपडेट होती जाएगी ना, तो इसका कोई मतलब कोड का कोई मतलब नहीं बनता कि इस तरह के कोड का आंसर क्या आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम x+1 कर देते तो थोड़ा आंसर बदल जाता है, देखो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है ना, यहाँ पे आके अब यहाँ पे मान लो जो रिटर्न हुआ था 1 1 चला जाएगा यहाँ पे, ठीक, F2 पे, अब F2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब रिटर्न में तो 1 ही रहेगा ना आंसर, मतलब कुछ आप मल्टीप्लाई ऐड तो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हो। तो कहने का मतलब इस तरीके का जब हम वर्क करते हैं तो यहाँ पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कुछ अलग होती है, ठीक है। और मान इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लगभग में क्या होती है, ऑर्डर ऑफ क्या होगी इसकी, मान लो 2 की पावर n। इस मोस्टली जो हमारे लूप क्या कहते हैं, मोस्टली जो हमारे रिकर्सन कॉल्स होती हैं वो एक्सपोनेंशियल होती हैं, 2 की पावर n, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे n/2 कर दिया, ऐसे करके n/2 कर दिया, डिवाइड कर दिया, फंक्शन कॉल जो है आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड करने से क्या हो जाता है, तो फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, थोड़ी 2 की पावर, अब एक्सपोनेंशियल यहाँ पे नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी कॉल को एक बार, पहले तो ये एक बार कॉल हुआ है नंबर 1, और इसकी कॉल को डिवाइड भी कर दिया। अब जितनी बार ये कॉल हुआ था, ठीक है, जितने बार भी ये कॉल हुआ था उससे कम ही बार कॉल हुआ होगा, क्यों, क्योंकि n/2 पहले एक बार में n-1 कर रहे थे, तो बार बार मान लो 5 था, 5/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 5/2, तो 2 दूनी 4, 2 बार आ जाएगा। अब ये 2 कॉल करेगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 कॉल करेगा यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं रहा है ना, डिवाइड किया तो f, अब ये 2 कॉल करेगा, अब 2/2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्टली ना, 2 ही स्टेप में रिटर्न हो जाएगा। तो इसकी एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, आपको डायरेक्टली रट लेना है बार बार, क्योंकि वैसे भी कैलकुलेट करना काफी इजी नहीं रहता है रिकर्सन में, कि इसको, क्योंकि अभी तो मैं एक बार कॉल करूँ, बहुत सारा रिकर्सन के अंदर कोड भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो फिर नॉर्मल कोड है, मान लो रिवर्स करना है स्ट्रिंग को रिकर्सन के थ्रू, या फैक्टोरियल को आपको निकाल, सॉरी, या फिर आपको फिबोनाची सीरीज निकालनी है रिकर्सन के थ्रू, तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट और बहुत सारा कभी कभार ऐसा हो जाता है कोड ज़्यादा लिखते हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो मेथड की कॉलिंग के बेसिस पे आप उसको याद भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, कि n/2 अगर आ रहा है तो इसको हम मोस्टली क्या करेंगे, अब इसको अगर देखा, ये ट्री के बेसिस पे होता है कि इसको हम लिख सकते हैं Tn=Tn/2 प्लस, और जो कांस्टेंट वर्क हमारा सिंपल सी हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कांस्टेंट सी हो जाएगा वर्क। तो ये जो हमारा Tn, इसका जो कैलकुलेशन होता है एक्चुअली, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n होती है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इसकी log n होती है। बट अगर इसको 2 बार कॉल कर दिया, एक बार यहाँ पे कर दिया n/2, फिर आपने क्या कर दिया, फिर m1 log n/2 कॉल कर दिया, ठीक, फिर से m1 log n/2 कॉल कर दिया, तो इसका मतलब अभी इसकी जो रिकर्सन ट्री होगी वो कैसी होगी, Tn/2 प्लस Tn/2 प्लस c कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी जो, अब इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। बस आपको इस तरीके से याद करके रखना है। रिकर्सन ट्री के बेसिस पे आपको याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब अगर इसी प्रकार से मान लो इसको रिमूव कर करके यहाँ पे नोट चेंज करते जाएंगे और रिकर्सन ट्री बनाते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने एक तो ये बताया n/2 बता दिया, एक चीज मैंने और नहीं बताया, m1 अगर n-1 करके कॉल हुआ ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या होगा, Tn=Tn-1 प्लस c, ये हो जा रहा है, ठीक है, प्लस c। तो इसका मैंने कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताया,
इसका हो जाता है ऑर्डर ऑफ 2 की पावर n हो जाता है। ठीक है, अब इसी में अगर यहीं पे अगर मान लो ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि पहले ऐसे रिकर्सन कॉल m1 n/2 कोई कॉल करता है, फिर इसके बाद में m1 n/4 कॉल कर देता है ऐसे। तो एक्चुअली इसमें मैंने आपको बताया ना, मैक्सिमम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जो वो हमारी n/2 के बेसिस पे आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो यानी कि ये मान के चलो कि n/4 जो रिकर्सन ट्री बनेगी एक्चुअली अलग अलग बन जाएगी ना, बट इसकी मैक्सिमम हाइट जो होगी वो n/2 के थ्रू होगी ना, मैक्सिमम हाइट। इसके थ्रू तो मिनिमम हाइट रहेगी, बट इसके थ्रू मैक्सिमम हाइट रहेगी। ठीक, ऐसा ट्री बन सकती है ना कि एक वाला जो n/2 वाला जो है, n/2 वाला जो है हमारा फंक्शन यहाँ पे n/4 ऐसे करके चलेगा ना, n/8 ऐसे करके चलेगा। बट n/4 ऑलरेडी से जो हमारा पास ट्री है, ठीक है, यहाँ से मान लो चला, ठीक है, n यहाँ से अगर मान लो चल रहा है, ठीक है, और वो दूसरा वाला जो चल रहा है वो ऑलरेडी n/4 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो n/4 से स्टार्ट होगा। ठीक, n/4 और फिर n/8 ऐसे करके आएगा। तो कहने का मतलब इस ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना, ये वाला जल्दी खत्म है, बट ये एक आगे स्टेप चलेगा। तो हाइट तो इसी की मानी जाएगी ना, इस वाले बड़े वाले की, जो ज़्यादा चल रहा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली n/2 के हिसाब से उसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके मान लो Tn इज इक्वल टू इस तरीके का Tn/2 प्लस Tn/4 प्लस C कांस्टेंट है, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप उसी के अकॉर्डिंग मानोगे, और n/2 दो बार कॉल हुआ है। ठीक, इस तरीके से, तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा इसकी। ठीक है, और भी अलग अलग तरीके से हम लोग रिकर्सन कॉल करते हैं कि n/2 हो गया, n/4 हो गया, और क्या हो जाता है, मैंने नोट किया होगा, n/2 2n/2 n/4 अच्छा, हम्म, हाँ यही है, सही है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, मुझे लगता है क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन में आ रहा था, मैं कहाँ गया, ये n-1 एक्चुअली जो यहाँ पे है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल नहीं बनेगी। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये इसकी एक्सपोनेंशियल नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया था, मैंने किया भी था कि वो फंक्शन में, कि अगर मान लो यहाँ से इसी में ही बताते हैं कि ये अगर ऐसे कॉल होता है n-1, ठीक, m1, मैं थोड़ा गलत बता गया, n-1, ठीक है। अगर एक बार कॉल हो रहा है तो ये एक्चुअली मुझे नहीं लगता ये रिकर्सन में एक्सपोनेंशियल जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी था कि पहले ये कॉल हो रहा था एक्चुअली कैसे, तभी मैं कंफ्यूजन में था कि मैं समझ नहीं रहा था, एक्सपोनेंशियल तो जा नहीं रहा है, बट मेरे दिमाग में ये था कि वो एक्सपोनेंशियल एक्चुअली होता है, बट n-1 नहीं होगा। कैसे? मान लो f5 मैंने पास किया था 5, तो ये f4 जा रहा था, f3 जा रहा था, f2 जा रहा था, f1 जा रहा था। इसके बाद में ये रिटर्न हो जा रहा था इसी पे, ये इसको रिटर्न कर रहा है, ये इसको रिटर्न कर रहा है, ये इसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता ये एक्सपोनेंशियल टाइप का बना जाके। ठीक, बट अगर इसी को हम दो बार कॉल कर दें, ठीक है, m1 जैसे कि n-2 ऐसे करके, ठीक, दो बार कॉल कर दें, तो ये मुझे लगता है कि बनेगा एक्सपोनेंशियल। कैसे बनेगा? पहले तो n-1 अपनी कॉल को कंप्लीट करेगा यहाँ तक, ठीक है। वही मैं एक्चुअली बाद में देखा ना, मैंने जो ट्री बना रहा था तो मैं दो ब्रांचेज बना रहा था, एक्चुअली वो सही था, लेकिन मैं
सोच गलत, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था दो बार, दो बार कॉलिंग नहीं किया था। तो 1 जो है, अब जैसे कि 1 कॉल करेगा F0 को, ठीक है, F0 को कॉल करेगा, तो अब यहाँ पे 1 आ जाएगा जब, तो ये नीचे उतर जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो n-2 करेगा, तो यानी कि F-2, 1-2 करेगा तो F-1 कॉल, F-1 कॉल करेगा तो रिटर्न तो 0 आ जाएगा, ठीक है। लेस देन, अगर लेस देन 0, n लेस देन 0 है तो लेस इक्वल टू 0 है तो 0 रिटर्न करवा रहे हैं ना, ये लेस देन लेस इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे करके तो 0 ही रिटर्न करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। फिर ये जो यहाँ पे कॉल करेगा, मान लो ये कॉल करेगा, फिर ये रिटर्न आ जाएगा, फिर स्टेप इसी पे चले जाएंगे, मतलब इस बैक स्टेप पे चले गए। बैक स्टेप पे जब हम जाएंगे 2 पे, तो ये 2 जो कॉल करेगा 2 के फिर नीचे आ जाएंगे, माने इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो 2-2 F0 पे कॉल करेगा, 0 फिर रिटर्न कर देगा 0, फिर 3 पे आ जाएंगे, यानी कि फिर ये वाला बैक करके फिर इस पे आ जाएंगे, ठीक है, n-1 पे आ जाएंगे, ठीक। जब n-1 पे आ जाएंगे तो यहाँ से, क्योंकि ये वाला तो हम स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला नहीं किया, फिर नीचे उतरेंगे तो n-2 करेंगे, F3-2 यानी कि 3-2 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कॉल करेगा दोबारा से, F-2 करेगा, यानी कि -1 हो जाएगा, ठीक। नहीं, -2 नहीं, फिर ये उस पे आ जाएगा, -1 पे आ जाएगा, तो -1 ये 0 आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से चलता है। फिर ये यहाँ पे 4 पे आ जाएगा, तो 4 जो हमारा आएगा, फिर देखना 4 के नीचे ये इस स्टेप पे, क्योंकि ये वाला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, फिर इस स्टेप पे आ जाएंगे, इसके 4 वाला मैंने कॉल किया होगा ना जब इसको, तब यहाँ पे कुछ कैलकुलेट हुआ होगा, तो उसके जब कंप्लीट हो जाएगा 4 वाला तो नीचे जाएगा, तो 4-2 यानी कि 2 हो जाएगा। फिर ये कॉल करेगा, फिर ये कॉल करेगा ऊपर, फिर ये स्टेप पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, n-1 पे आ जाएगा, यानी कि F2-1 यानी कि 1 आ जाएगा। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा इसकी ब्रांच इसकी ब्रांच जब कंप्लीट हो जाएगी F0, ठीक, F0 इसकी कंप्लीट हो गई, तब -2 वाली आ जाएगी Fn-1। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा कॉल, ये एक्सपोनेंशियल बन रहा है, ठीक है। मैं एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने यहाँ पे 2 बार कॉल नहीं किया, तभी मैं उसको समझा भी नहीं पा रहा सही, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल बना जाके प्रॉपर्ली, कि जब हम m1 n-1 करेंगे 2 बार m1 को इस तरीके से n-1 या n+1 यहाँ पे n-1 किया मान लो, यहाँ n-2 कर दिया, n-3 कर दिया, ऐसे करके तब कहीं एक्सपोनेंशियल ये बन रहा है। अगर सिंगल कॉल करोगे तो एक्सपोनेंशियल नहीं बनेगा, सिंपल n ही रहेगा, ठीक है, ये याद रखना। ये मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ अभी, n/2 ये n-1, ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, ठीक है, 2 बार कॉल हो रहा है, अगर कहीं ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस c। तो ये -1 -2 इसका कोई ज़्यादा मतलब मत समझो, इसको -1 में 2 ही कर देंगे तो भी सही है, ठीक है। बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अब आ जाएगी 2 की पावर n, तब एक्सपोनेंशियल इसकी बनेगी आगे, ठीक है, ये याद रखना। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्सन का कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और बचा है। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मान लो आपका कोई m1 फंक्शन है, m1 जो कोई एक फंक्शन है आपका, ठीक है, m1 कोई फंक्शन है, मान लो कुछ भी वैल्यू आ रही इंट, अब यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही इंट एरे, मान लो, सॉरी मैं ऐसे नहीं, m1 कोई एक फंक्शन है आपका, और यहाँ पे कोई स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक, स्ट्रिंग s कुछ आ रहा है, ठीक। आपने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ गई, आपने क्या किया, इसको करैक्टर एरे में कन्वर्ट किया, इंट नहीं, करैक्टर एरे में कन्वर्ट किया, कैर ऐसे एरे इज इक्वल टू s डॉट टू कैर एरे, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ से इसका मतलब, और मैंने कोई वेरिएबल लिया, इंट x इज इक्वल टू s डॉट length लेंथ, है ना, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये किया हुआ है। यहाँ पे और भी हम कुछ लूप वूप लगाएंगे, जो कुछ लगाएंगे, बट मेन चीज मैं बता रहा हूँ स्पेस कैसे। अब यहाँ पे स्पेस देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ 1, एक्चुअली स्पेस को भी हम इसी तीन तरीके से यूज कर डिनोट करते हैं, ठीक, ओमेगा
ओमेगा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा और विवो नोटेशन, ठीक है। ये तो इन तीन तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर स्पेस देखा जाए तो ये कांस्टेंट है, ये 1 है ना, तो इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं, बट ये एरे टाइप का है। ये कितने लेंथ का होगा, एस की लेंथ कितनी होगी उसी तरीके से होगा, ठीक है। एस की लेंथ मान लो एन है, तो एन टाइप का ये एन स्पेस इसका हो जाएगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है। कैसे, क्योंकि एस की लेंथ मान लो एन है यहाँ पे, ठीक है, एन है, तो इस हिसाब से इसकी, क्योंकि आपने अलग से एरिया इसको स्टोर, एरिया को स्ट्रिंग को एरिया में कन्वर्ट करके इसको स्टोर करने के लिए यूज किया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे, मतलब जब भी किसी वेरिएबल को स्टोर करने, मतलब कलेक्शन की वैल्यू को स्टोर करना है कहीं, है ना, एरे ले लिया, कहीं लिस्ट ले लिया, कहीं कुछ, कहीं मैप ले लिया, तो आपको जितना साइज का आपने जो भी लिया है, जितने एलिमेंट स्टोर करने के लिए, उस हिसाब से हम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे स्पेस की बताते हैं। बट कहीं पे आपने कुछ नहीं भी लिया है मान लो, फिर भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है। कैसे, मान लो आपने m1 कॉल किया, ठीक, m1 आपने n कॉल, यहाँ पे वैल्यू थी, मेथड था ये, इसके अंदर आपने जो भी कंडीशन लगाई, फिर बाद में m1 फिर n-1 कॉल कर दिया, रिकर्सन वाला, ठीक। यहाँ पे आप कहोगे, यहाँ पे आपने कोई स्पेस एक्स्ट्रा लिया नहीं है, आप कहोगे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 0 है, बट इसकी नहीं है एक्चुअली। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, मैंने फंक्शन ऑलरेडी रिकर्सन में fn जो है, fn आ जाएगा, फिर ये क्या करेगा, fn-1 यानी कि कॉल करेगा इस तरीके से, fn-2 कॉल करेगा। मैं वैल्यू के थ्रू चलता हूँ, जल्दी सही है, खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। f5 मान लो है, तो f4 जाएगा, f3 जाएगा, f2 जाएगा, f1 जाएगा। जब भी मेथड कॉलिंग होती है बार बार, वो मेथड स्टैक में स्टोर होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसको आप खुद नहीं स्टोर कर रहे, कुछ भी स्टोर करने के लिए वेरिएबल नहीं ले रहे हो, बट जेवीएम जब यूज कर रहा है तो इसको स्टोर करने के लिए कोई स्पेस घेर रहा है। ये जो मेथड कॉलिंग है, तो स्टैक जो ये बन रहा है आपका, ठीक है, तो इसने पहले क्या, फंक्शन 5 जो होगा, ये फंक्शन 5 होगा, इसको स्टोर किया होगा, फिर फंक्शन 4 को स्टोर किया होगा, फिर फंक्शन 3 को स्टोर किया होगा, फिर फंक्शन 2 को स्टोर किया होगा, ठीक है। ऐसे करके आप, तो इसका मतलब स्पेस हो गया ना, इसका जितना मेथड कॉलिंग हो, जितना n होगा उतना ही स्पेस हो गया, तो इसकी भी ऑर्डर ऑफ n टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्पेस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है गाइज। आज हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया प्रॉपरली लगभग में। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्री, आई थिंक ट्री ही नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होने वाला है, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय।